डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर भारत के लोग विदेश में जाएंगे तो जैसे भारत में जाति को लेकर भेदभाव होता है वहां भी भेदभाव होगा। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात गूंज रही है, अमेरिका की विधानसभाओं में गूंज रही है, सिएटल में गूंज रही है, कैलिफोर्निया में गूंज रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में गूंज रही है कि जाति के खिलाफ कानून बनने चाहिए और जातिगत भेदभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त होना चाहिए। हमें समझना है इस बात को। श्रद्धेय भंते जी, नीलम जी और पूर्व एमएलए गुगन रंगा जी और सतीश जी और तमाम भाइयों और बहनों और बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 132वीं जयंती की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें डॉक्टर अम्बेडकर और उनके आंदोलन, उनके विचारों से समझना चाहिए और सीखना चाहिए। मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन का, उनके विचारों का एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ। आप समझते ही हैं जैसे मंदिर में पुजारी भगवान का पूर्णकालिक कार्यकर्ता होता है, बौद्ध विहारों में हमारे जो श्रद्धेय भंते हैं वो बौद्ध विहारों के पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं, और चर्च में एक पादरी पूर्णकालिक कार्यकर्ता होता है, वैसे ही मैं अंबेडकर मिशन का एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूं। और मेरा काम है डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को देश के कोने कोने में फैलाना। लेकिन आज मैं सतीश जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं बहुत संक्षेप में 3-4 छोटी छोटी बातें आपके साथ करना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर इस देश में क्या चाहते थे और इस देश से भी ज़्यादा इस समाज से क्या चाहते थे। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम में न केवल अंबेडकर समाज के लोग शामिल हैं बल्कि दूसरे समाजों के भी लोग शामिल हैं, और ये हमारे बीच में बढ़ती हुई जो संबंध है, हमारे बीच में जो प्रेम सौहार्द बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा परिणाम है। और मैं उन तमाम साथियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने तमाम वर्गों, केवल इसको एक दलितों का कार्यक्रम बनाने की बजाय पूरे समाज का कार्यक्रम बनाया। इसलिए सतीश जी, उनकी टीम इस बात के लिए पूरी बधाई की पात्र है। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे? अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की एक बड़ा उनका जो मूल वाक्य है जिसको अक्सर हर भाषणों में, हर मीटिंगों में दोहराया जाता है, वो कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, हैव फेथ इन योर स्ट्रेंथ। तो वो जो है अक्सर हमको एक बात जो बताई जाती है वो ये बात बताई जाती है, और मुझे लगता है कि हमें समझना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर केवल हमें शिक्षित होने की बात नहीं करते थे, केवल हमें आंदोलित होने की बात नहीं करते थे, केवल हमें संगठित होने की बात नहीं करते थे, बल्कि उनका ज़्यादा जोर इस बात पे था इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल हमें अपने आप को, अपने समाज को उसके पांव पे खड़े करने के लिए करना है। यानी हैव फेथ इन योर स्ट्रेंथ, हमें अपनी ताकत पे यकीन करना है। आप लोग समझते हैं कि कमजोर व्यक्ति का समाज में कोई सम्मान नहीं करता है। अगर आप कमजोर रहेंगे, आप अशिक्षित रहेंगे, आप गरीब रहेंगे, तो आपका सम्मान कौन करेगा? इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ये कहते थे कि हमें बार बार इस बात को दोहराना है कि हमें अपने पांव पे खड़ा होना है और हमें दूसरे की ताकत पे यकीन नहीं करना है। हमें अपने और अपने समाज, अपने परिवार की ताकत पे यकीन करना है। अगर अंबेडकर का समाज मजबूत होगा तो गैर अंबेडकरी समाज भी आपका सम्मान करेगा। अगर अंबेडकर समाज कमजोर रहेगा तो दूसरा समाज भी आपका सम्मान नहीं करेगा। आज जो बहुत सारे लोग बाबा साहब का सम्मान करते हैं,
हमें समझना है क्यों सम्मान करते हैं। वो इनका इसलिए सम्मान करते हैं, पढ़ लिखकर उन्होंने न केवल दलितों के लिए रास्ते खोले, बल्कि उन्होंने दूसरे समाजों की औरतों के लिए भी रास्ते खोले, उनको अधिकार दिलाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रांत है और डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन वहां पर बहुत मजबूत था। डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र में वो ऐसे पहले राजनीतिक नेता थे, सामाजिक नेता थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाकर मिलिंद महाविद्यालय बॉम्बे में खोला। किसी और दूसरे राजनीतिक नेता ने, डॉक्टर अंबेडकर एक कमजोर परिवार से आते थे, गरीब परिवार से आते थे, अछूत परिवार से आते थे। उन्होंने पैसा मांग कर मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने दूसरे समाजों के सामने उदाहरण पेश किया कि हम कमजोर सही, हम अछूत सही, हम गरीब सही, लेकिन हम पूरे देश के लोगों के लिए, पूरे महाराष्ट्र के समाज के लिए, पूरे बंबई के लोगों के लिए ये कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। वो आए और हमारे साथ लिखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। ये हमें समझना है। ऐसा ही उदाहरण अगर आप देखेंगे, उनके जो गुरु थे, बाबा साहब के जो गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले, 11 अप्रैल को उनकी जयंती थी। 1848 यानी कि 1857 की जो भारत में क्रांति हुई, उससे भी 9 साल पहले 1857 की क्रांति में तो लोग चर्बी की बात कर रहे थे, गाय की चर्बी की बात कर रहे थे, सूअर की चर्बी की बात कर रहे थे, और दलित और पिछड़े समाज की इस बात की बात कर रहे थे। 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले देश की लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला उन्होंने, सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर। तो दलित, पिछड़े और बाकी समाज को यह समझना है कि हमारा आंदोलन समाज को सशक्त करने के लिए है। लेकिन कुछ लोग जो अपने अहंकारी रवैये के शिकार हैं, कुछ लोग जो अपनी जातिगत उच्चता के शिकार हैं, कुछ लोग जो इंसान और इंसान की एकता बराबरी में यकीन नहीं करते हैं, वो ये लोग समझते हैं कि हम केवल और केवल जातिगत आरक्षण के पीछे हैं। ये बेबुनियाद बात है। और हमें ये बताना चाहता हूं कि 1932 में हमने आरक्षण मांगा नहीं था, दलितों ने आरक्षण नहीं मांगा था। सबसे पहले आरक्षण केरल में गैर दलितों ने मांगा था, दलितों ने नहीं मांगा था। साहू जी महाराज ने गैर ब्राह्मणों के लिए पहला आरक्षण किया था। इस देश में हमको ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए। हमारे देश में जन्मजात आरक्षण है और ये वर्ण व्यवस्था से तय है, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। तो हमें ये समझना है, तो डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे? डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि दलितों, कमजोर वर्ग और आदिवासियों के संस्थानों का निर्माण होना चाहिए। अगर हम संस्थानों का निर्माण नहीं करेंगे तो हमारे समाज का आंदोलन, बराबरी का आंदोलन, सम्मान का आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारा क्या तात्पर्य संस्थानों के निर्माण से? हमारे संस्थानों के निर्माण से तात्पर्य है, अगर मान लीजिए हमने कोई, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, डॉक्टर अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी, डॉक्टर अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियां थी। हमें यह समझना है कि डॉक्टर अंबेडकर, और ये मैं कहना चाहता हूं, जो अन्य समाजों के लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नहीं बनाया था। पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी। लेबर तो ब्राह्मण भी था, लेबर तो बनिया भी था, लेबर तो ठाकुर भी था। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई तो ये अन्य समाजों के लोग इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में क्यों नहीं गए?
ये हमें समझना है, क्योंकि हमारे समाज में, आज मैं सुबह पढ़ रहा था, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि किसी भी देश में बुद्धिजीवी वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो देश के विचारों को, देश में समानता, समता, बंधुत्व, इन सब चीजों को फैलाने का काम करता है। लेकिन हमारे यहाँ का जो बुद्धिजीवी समाज है वो केवल अपनी जाति का बुद्धिजीवी है, वो केवल अपनी जाति के उत्थान की बात करता है। अभी अमेरिका में, आपको पता होगा, अमेरिका में जो है कैलिफोर्निया में, सिएटल में, कई राज्यों में हमारे यहां तो जातिगत भेदभाव होता ही है, सच्चाई है, और भारत सरकार ने भी सच्चाई को स्वीकार किया है। उसी के चलते हमारे गुगन सिंह जी विधानसभा में गए, क्योंकि जातिगत भेदभाव था, तभी तो जातिगत आरक्षण है। तो जो अमेरिका में जो हुआ जातिगत भेदभाव हुआ, तो वहां उसको लेके कानून बन रहे हैं उसके खिलाफ। तो मैं 2 दिन पहले एक डिबेट में था, कहने लगे कि नहीं, यहां जाति कैसे आ गई। मैंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर ने 1930 में कहा था, 1936 के अपने भाषण में कहा था, क्या कहा था कि जाति भारत की एक सच्चाई है और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये दलितों का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हिंदू समाज का प्रॉब्लम है। हिंदू समाज का प्रॉब्लम ऐसे है कि आप जाति मानते हैं। जब तक हिंदू समाज जाति मानेगा, ये हिंदू समाज का प्रॉब्लम रहेगा। आप चाहे फिर समरसता की बात कर लो, आप कोई भी बात कर लो, जब तक जाति मिटेगी नहीं, इस समाज में समरसता नहीं आ सकती है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर भारत के लोग विदेश में जाएंगे तो जैसे भारत में जाति को लेकर भेदभाव होता है, वहां भी भेदभाव होगा। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात गूंज रही है, अमेरिका की विधानसभाओं में गूंज रही है, सिएटल में गूंज रही है, कैलिफोर्निया में गूंज रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में गूंज रही है कि जाति के खिलाफ कानून बनने चाहिए और जातिगत भेदभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त होना चाहिए। हमें समझना है इस बात को। लेकिन भारत के अन्य लोगों का दिल बहुत बड़ा है, हमें यह भी समझना है। 1932 में जब हम लोग ये मांग रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये मांग रहे थे कि दलितों को उनके प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया जाए, तो गांधी जी के बीच में सारे के सारे हिंदू एक तरफ थे और डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में सारे के सारे अछूत और दलित एक तरफ थे। तो दोनों समाजों के बीच में, क्योंकि यहां भी दोनों समाजों के लोग मौजूद हैं, दोनों समाजों के बीच में एक सामाजिक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। उस सामाजिक समझौते में तय हुआ, हिंदुओं ने बड़ा दिल किया गांधी के नेतृत्व में। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने जो दलित और अछूत भाई हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हम उनको समाज में बराबर की हिस्सेदारी देंगे, उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देंगे। और वो हिस्सेदारी हमें राजनीति में मिली, वो हिस्सेदारी हमें नौकरियों के आरक्षण में मिली। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां आज भी वो हिस्सेदारी दलित समाज को नहीं मिली है। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बताऊं, भारत का जो मीडिया संस्थान है उसमें आज भी दलितों को हिस्सेदारी नहीं मिली है। मैं दूसरा उदाहरण अगर आपको बताऊं, भारत की जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका में दलितों को उनकी आबादी के हिसाब से अभी तक हिस्सेदारी नहीं मिली है। मैं आपको वैज्ञानिक संस्थानों के बारे में बताऊं, वहां भी उनको अपनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली है। मैं अगर आपको बताऊं, भारत की सेना, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, उसमें भी दलितों को अभी तक अपनी आबादी के हिसाब से न्यायपूर्ण हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो हिंदुओं को दिल बड़ा करना चाहिए। और जो हमारा दूसरा समाज है, अगर आप ताकतवर होना चाहते हैं, हिंदू समाज को यह सोचना है, अगर आप ताकतवर होना चाहते हैं, आप अपने आधे समाज को कमजोर नहीं रख सकते। अगर आप अपने आधे समाज को कमजोर रखेंगे और जब आप छितेंगे तो आप छितते जाएंगे, आपको कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि हमें अपने समाज को अगर मजबूत रखना है तो हमें दलितों को अपने कंधे से कंधा मिला के अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर वो शिक्षा में कमजोर हैं तो उन्हें शिक्षा में आगे बढ़ाना पड़ेगा।
अगर वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर है वहां उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो कारोबार में कमजोर हैं तो उनको कारोबार में आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो धार्मिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में कमजोर है वहां पर उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आज दलित कमजोर है तो उसका कारण है उसके जो बड़े भाई हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो ठाकुर हैं, जो बनिया हैं, कायस्थ हैं, ये जो उनके बड़े भाई हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनका छोटा भाई कमजोर ना रहे। उनके रहते रहते उनका छोटा भाई कमजोर है, ये उनको समझने की जरूरत है। अगर हमारे बड़े भाई समझेंगे तो अगर बड़े भाई पे कोई हमला होगा तो हम अपनी छाती, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे उनकी रक्षा करने के लिए। लेकिन अगर छोटे भाई को छोड़ दोगे सताने के लिए, पिटने के लिए, लूटने के लिए, और आपके समाज के कुछ ऐसे कूड़ मिजाज लोग हैं, ऐसे कूड़ मिजाज, क्योंकि सारे समाजों, हमारे समाज में भी कुछ ऐसे कूड़ मिजाज लोग हैं जो जाति के नाम पर बहुत अहंकार करते हैं। आपके यहाँ कुछ ज्यादा ही लोग हैं। तो आपको अपने समाज को इस बात से रोकना है कि वो दलितों का अपमान ना करें, दलितों के साथ छुआछात ना करें, दलितों के साथ भेदभाव ना करें, दलितों के साथ बराबरी का व्यवहार करें। ये क्योंकि मैं तो गांव देहात में जमीन पे काम करता हूं, मुझे पता है कि गांव में पानी लेने पर भी हमारे साथ भेदभाव होता है। 1927 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ का आंदोलन किया। किस लिए आंदोलन किया? इसलिए किया कि महाड़ का जो तालाब था वहां से कुत्ते, बिल्ली, भैंस, जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन दलित पानी नहीं पी सकते थे। उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर को 5000 लोगों के साथ जाकर सत्याग्रह करना पड़ा। वो लड़ाई, और जब वो सत्याग्रह करने गए तो जो सवर्ण लोग थे, जो उनके बड़े, जो दलितों के जो बड़े भाई थे, उन्होंने कहा नहीं ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो मुकदमा 10 साल तक कोर्ट में चला। अरे पानी, हिंदू कहते हैं कि पानी पिलाने पर पुण्य मिलता है, और उस पानी के लिए जब दलित लड़ने गए तो बजाय उस पुण्य को कमाने की बजाय उन्होंने उन पर मुकदमा लाद दिया। वो तो धन्यवाद हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ग्रेटनेस कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर ये अधिकार जीता कि सार्वजनिक पानी पर दलितों का भी उतना ही अधिकार है जितना गैर दलित का होता है। ये हमें समझना है। तो इसलिए मैं समझता हूं, क्योंकि हमको यह समझना है, ना ब्राह्मण किसी दूसरे देश में जाके बसने वाले हैं, ना ठाकुर कोई दूसरा देश बनाने वाले हैं, ना बनिया कोई तीसरा देश बनाने वाला है, और ना ही दलित इस देश को छोड़ के कोई दलिस्तान बनाने वाले हैं। हमें यहीं रहना है। हमारा साझा सिद्धांत, हमारा साझा देश है, हमारी साझी संस्कृति है, हम साझे एक दूसरे के साथ रहे हैं। ठीक है, इतिहास में हमारे साथ कुछ गलतियां हुई, इतिहास में हमारे पर कुछ हुआ, लेकिन भविष्य को देखना है। अगर हमें एक ही साथ रहना है तो जितनी जल्दी हो, डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, हमें जाति का अंत कर देना चाहिए, जाति का खात्मा कर देना चाहिए, जाति के आधार पर भेदभाव खत्म कर देना चाहिए। वो कैसा स्कूल है आप सोचिए। एक स्कूल का मास्टर, वो कैसा मास्टर होगा जिसने राजस्थान के जालोर में बच्चे को पानी के लिए पर मार दिया उसने? वो कैसा मास्टर होगा? वो कैसा हिंदू होगा? वो कैसा, वो कहता है कि मैं क्षत्रिय हूं। कैसे क्षत्रिय हो आप कि आप एक अछूत बच्चे को, एक कमजोर बच्चे को पानी के ऊपर जान से मार देते हो? आप कैसे क्षत्रिय हो? तो हमें समझना है कि आपको बदनाम करने वाले भी लोग बहुत हैं। आपकी इच्छा नहीं, आप नहीं चाहते कि कोई बच्चा पानी ना मिले किसी बच्चे को, लेकिन आपके समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके समाज को बदनाम करते हैं। और फिर वो बदनाम करके, अगर मान लीजिए दलित समाज का कोई व्यक्ति आपके समाज के व्यक्ति से घोड़ी चढ़ के अगर शादी करने जाता है तो आपको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? घोड़ी से कोई आपका रिश्ता तो है नहीं, घोड़ी कोई आपकी बहन, भाई या बुआ, चाचा, चाची, ताई तो लगती नहीं है, तो फिर आपको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? लेकिन जब दलित घोड़ी पे चढ़ के जाता है तो आपके समाज के जो कुछ मूर्ख किस्म के लोग हैं वो दलितों का विरोध करते हैं। तो वो कौन बदनाम होता है? हमारे पास तो कानून है, तो कानून का शासन ये कहता है कि दलितों को घोड़ी पे चढ़ने का बराबर का अधिकार है। तो उससे क्या होता है? समाज में एकता आने की बजाय, प्यार मोहब्बत बढ़ने की बजाय दुश्मनी बढ़ती है। तो इस दुश्मनी को रोकने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे लोगों पर आपकी जो जाति पंचायतें हैं, आपके समाज के जो संगठन हैं, उनको बोलना पड़ेगा कि इन गतियों पे तुरंत रोक लगनी चाहिए।
अगर इन चीज़ों पर रोक नहीं लगेगी तो हमारे यहाँ भी कुछ मूर्ख लोग हैं, उन मूर्खों को भी सहारा मिलेगा। एक मूर्ख दूसरे की मूर्खता को बढ़ावा देता है और एक समझदार व्यक्ति दूसरे को और समाज को समझदारी की तरफ ले जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए हमें समझना है, हम लोगों को मिलजुल कर एक ऐसा सांस्थानिक ढांचा खड़ा करना है कि जहां हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के हितों को बढ़ावा दे सके। अंत में मैं ने तय किया था, जो आखिरी बात मैं कहूँगा, हम लोगों ने नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस, जो देश के दलित और आदिवासी संगठनों का सामाजिक प्लेटफॉर्म है, राष्ट्रीय मंच है, जिसमें पूरे देश भर के 2000 से ज़्यादा संगठन तमाम राज्यों से उसमें शामिल हैं। हम लोगों ने ये तय किया है कि हम सामाजिक तौर पर अपने समाज को मजबूत करने के लिए, उसको उसके पांव पे खड़ा करने के लिए हम एक सांस्थानिक ढांचा बनाएंगे। उस सांस्थानिक ढांचे का काम है, अगर हमें उस सांस्थानिक ढांचे का काम है कि जो गैर समाज है, जो गैर दलित समाज है, उसके साथ हम डायलॉग करेंगे, उसके साथ हम चर्चा करेंगे, उसके साथ हम बातचीत करेंगे। जो गैर दलितों की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हम उनके साथ बातचीत करेंगे, हम सरकार के साथ बातचीत करेंगे और हम इस बात की बातचीत करेंगे कि दलितों को गैर दलितों के समान न्याय कैसे मिले। जैसे जहां जहां दलित हैं, जहां जहां गैर दलित हैं, वहां वहां दलितों की हिस्सेदारी कैसे बढ़े। दोनों में टकराहट होने की बजाय वो टकराहट कम कैसे हो, क्योंकि टकराहट से चीजें बढ़ती नहीं है, कमजोर होती हैं और हमें रोकना है। हमें इस बढ़ती हुई टकराहट को रोकना है, क्योंकि ये देश आज जिस रास्ते पे जा रहा है वो टकराहट से आगे नहीं जा सकता, वो हमारे प्यार मोहब्बत मेल मिलाप से आगे जाएगा। आपने मेरी बात को सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत।